विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के हमारे ऑफलाइन छात्र के विद्यार्थी, विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर और व्यूअर तथा वीडियो के अपलोड होने के बाद भी जो व्यूअर इसमें शामिल होंगे, उन सबों को विश्वास एजुकेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर रजनीश सिंह तोमर की ओर से हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, हम लोग एक मिशन के तहत संवैधानिक विकास को डिटेल्स पढ़ने का जो है रूपरेखा तैयार किए थे। आज संभवतः, अभी तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन संभवतः आज इसका अंतिम क्लास होगा। तो संवैधानिक विकास आज कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो हम लोग पिछले करीब 5-6 दिनों से 1600 ईस्वी से संवैधानिक विकास को शुरू किए थे। अब जो है हम लोग जो चार्ट बनाए थे उसमें याद करिएगा कि 1935 के एक्ट के बाद कहे थे क्रिप्स मिशन हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारे संविधान के निर्माण में भूमिका अदा करेगा। तो आगे हेडिंग दीजिए क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942। हम लोग जिस भी एक्ट को पढ़े उसमें हम लोग एक कारण सबसे पहले पढ़ते थे, और कारण को बार बार आपको बताते थे कि इतिहास में तो एक पूरा 200 शब्द में कारण लिखा जा सकता है, लेकिन यहां केवल और केवल हम पॉलिटिकल एंगल से इसका कारण पढ़ेंगे। संविधान निर्माण का हमको कैसे ये कह देगा, या क्रिप्स मिशन भेजने के पीछे उसको अपना सत्ता बचाने का क्या कारण था कि किस कारण से बचा पाएंगे, हम लोग उन चीजों को ही पढ़ते हैं। तो याद करिए 1942 अभी अपने रक्षा मंत्री रूस गए हैं द्वितीय विश्व युद्ध के विजय के दिवस के लिए। तो 1939 से क्या देख रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, 45 तक चलेगा। तो ये तो वर्ल्ड वार का पीक का टाइम है। तो उस विश्व युद्ध में शुरुआती दिनों में आपने क्या देखा कि जापान बड़ा एग्रेसिव था। तो अब जरा हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी घटना को अगर आप पढ़ते हैं तो उसको भूगोल से जोड़िए कि जापान अगर एग्रेसिव होगा तो जापान किस तरफ बढ़ेगा, चीन, वियतनाम, थाईलैंड, बर्मा, भारत। तो भारत में आने के पहले अगर उसको रोकना है तो फिर भारतीयों का सहयोग सेना में लेना पड़ेगा। तो जापान ने जो अपनी शक्ति को बढ़ाया, और उसके लिए उसको रोकने के लिए भारत पर केवल आक्रमण के लिए नहीं, जापान जब अपने टेरिटरी से बाहर निकलेगा, मान लीजिए उसको चीन पे ही आक्रमण करना है, इंडोनेशिया पे ही करना है, तो वहां रोकने के लिए इंग्लैंड से सेना नहीं भेज सकता है। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड से सेना भेजेगा तो यूरोप में जर्मनी और इटली का जो धुरी बना हुआ है उसको भी तो काउंटर करने के लिए वहां फ्रांस और इंग्लैंड के पास सेना होना चाहिए। दूसरा, रूस अगर जर्मनी की ओर लड़ेगा तो जापान रूस के पूर्वी भाग से हमला कर देगा, रूस को अपनी शक्ति को 2 भागों में बांटना पड़ेगा। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए अगर जापान पश्चिम की ओर बढ़ता है, जापान अगर पश्चिम की ओर बढ़ता है, तो एक जो हमारे पास मानव संसाधन जिस पर ब्रिटेन का उपनिवेश है, जो ब्रिटेन का उपनिवेश है, वहां सबसे ज्यादा मानव संसाधन भारत में है, तो सेना सबसे ज्यादा भारत से लिया जा सकता है। यह था पहला कारण कि क्रिप्स मिशन के द्वारा भारतीयों को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाए। तो पहला कारण क्या निकला कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के शक्ति में वृद्धि। इसीलिए कहते हैं कारण पूरा पता होना चाहिए आपको। यहां लिखिए द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की शक्ति में वृद्धि। ये पहला कारण था। दूसरा, देखिए, अगर जापान
अकेले भारत के ऊपर आक्रमण करेगा, तो उस वक्त तो हो सकता है कि भारत को ये लगे कि ब्रिटेन से तो हमारा अपना चल रहा है कि हमको आजाद कर दो, लेकिन अभी हमला एक दूसरा विदेशी हमारे पे किया है, हो सकता है कि वो ब्रिटेन के साथ आ जाए। लेकिन जब हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन कर लेंगे, और जब वह आजाद हिंद फौज भारत के दरवाजे पर आकर के खड़ा हो जाएगा, तो उस वक्त जो है कोई भी जो सच्चा भारतीय होगा वो ब्रिटेन के साथ खड़ा नहीं होगा। तो इनकी तो आदत थी शुरू से फूट डालो और राज करो, तो फूट डालने के प्रयास से कि कुछ लोगों को आजादी के नाम पर सुभाष बाबू से अलग करने का प्रयास करें, इसके लिए भी कृष्ण प्रस्ताव लेकर के आया कि जो है इससे कुछ लोग हो सकता है कि हमारे समर्थन में खड़े हो जाएं। तो लिखिए इस बात को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज का भारत के दरवाजे तक पहुंचना, भारत के दरवाजे तक पहुंचना, इसीलिए जो हम लोग कहते हैं कि इतिहास जब पढ़िए तो बैलेंस होकर के पढ़िए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी योगदान को जरूर लिखेंगे अपने आंसर में, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान को लिखते समय गांधी के भी योगदान को नहीं भूलेंगे, गांधी जी के भी योगदान को लिखेंगे। हमारा मॉडर्न इंडिया जो होगा उसमें लेफ्ट राइट विंग ऐसा कुछ नहीं होगा, होना चाहिए आंसर लिखने में। हमारा आंसर मॉडरेट होना चाहिए, जिसकी जितनी भूमिका है उसका उल्लेख जरूर आपको करना चाहिए कि नहीं इनकी भी भूमिका है। अगर हम आजादी के आंदोलन में एकदम से साइड लगा दें कि नहीं भगत सिंह की कोई भूमिका नहीं थी, तो हम उनके साथ अन्याय करेंगे। और हाँ, अगर यह भी कहने लगे कि नहीं उनसे ही आजादी मिल जाती, तो यह भी हम एक दूसरे वर्ग के साथ अन्याय करेंगे। तो आंसर लिखते समय हमको सभी के कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रख करके लिखना है। और हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में जो लिखा हुआ है उस लाइन को देखिए, राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़े आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें। ये कभी नहीं कहता है हमारा संविधान कि राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए डैश पार्टी के नेताओं के आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। आप उसमें किसी भी एक व्यक्ति विशेष के आदर्शों को हृदय में नहीं संजोइए। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे उनकी उस समय की विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन इनमें से किसी का भी विचारधारा यह नहीं था कि देश आजाद नहीं हो। सब लोग इसके लिए ही प्रयास कर रहे थे, रास्ते अलग अलग थे। तो हमको सबके आदर्शों को हृदय में संजोए रखना है, इन चीज को ध्यान में रखना है। कुर्बानी या त्याग या तपस्या सबने दिया है, ना तो किसी को आप ज्यादा कह सकते हैं, ना तो किसी को आप कम कह सकते हैं। तो वैसे ही जब से सुभाष बाबू का नाम आएगा इंडिविजुअल, तो वहां से जब आप कोई आंसर लिखते हैं तो उसमें इनको भी जगह देना ही चाहिए आपको अपने आंसर में। और इनको जगह देते देते फिर गांधी जी को भी नहीं कम की बाईपास कर जाना है, दोनों को इक्वल आपको जो है उनके भूमिका के हिसाब से जगह देना है। तो क्या देखें, सुभाष चंद्र बोस भी अगर ऐसा नहीं किए होते तो शायद हो सकता है कि अंग्रेज ढीला पड़ जाता कि जापान आएगा तो वह एक विदेशी है, भारतीय ऐसे ही मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। तीसरा कारण, तीसरा क्या हुआ, तो अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अब खत्म होते होते तो नंबर 1 हो जाएगा, रसिया नंबर 1A कह लीजिए हो जाएगा।
लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में आते आते रूजवेल्ट जो उसका राष्ट्रपति था, उसकी बातों को लोग सुनने लगा थे। और ऑस्ट्रेलिया का जो प्रधानमंत्री था इवांट, वो भी अमेरिका के साथ ही सुर में सुर मिलाने लगा था। क्यों? क्योंकि उपनिवेश का दर्द दोनों को था कि उपनिवेश क्या होता है। तो इन दोनों के द्वारा कहा गया कि भारत में स्वशासन होना चाहिए। तो यह स्टेटमेंट भी दबाव के रूप में अंग्रेज इंग्लैंड के ऊपर काम किया, क्योंकि इनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन सबों के भी सहयोग की आवश्यकता थी। तो लिखिए इस चीज को, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री इवांट के द्वारा भारत में स्वशासन के मांग का समर्थन, स्वशासन के मांग का समर्थन। अब हम कुछ आंतरिक कारणों पे आएंगे। क्या देखें कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो गांधी जी को हम लोग क्या कहे? भर्ती करने वाला सार्जेंट। गांधी जी क्या कहे लोगों को कि प्रथम विश्व युद्ध में हमको अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, ब्रिटिशरों का, युद्ध के बाद वो हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। जब आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ाएंगे तब इसके दोनों पहलू को बताएंगे, लेकिन आज केवल चूंकि इससे जुड़ा हुआ चीज है तो एक लाइन समझाते हैं कि गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहना बहुत आसान है, लेकिन गांधी जी ने क्यों कहा कि हम जो है लोगों को कहेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दे, हम इस स्टेप को नहीं समझ पा रहे। आप जरा सोच कर देखिए कि प्रथम विश्व युद्ध के समय के गांधी और द्वितीय विश्व युद्ध के समय के गांधी दोनों के भारत में लोकप्रियता में आसमान जमीन का अंतर है। अभी तो वो साउथ अफ्रीका से आए ही हैं प्रथम विश्व युद्ध के समय। आज जो है लोग केवल सुन रहे हैं कि अच्छा गांधी जी आए हैं, और अभी वो साउथ अफ्रीका में आंदोलन सफल किए हैं। भारत में विविधता में एकता है। आज ही हम अपनी छोटी बेटी को क्लास 6 में वो है, उसको एनसीईआरटी शाम को पढ़ा रहे थे। पहला चैप्टर यही था पॉलिटी का, द डाइवर्सिटी इन इंडिया था। तो उसमें बच्चों का उदाहरण सब था, उसको वही समझाया कि देखो बेटा, इसको कहते हैं विविधता। तो भारत में विविधताएं भरी हुई हैं। गुजरात में जन्म लेकर पूरे गुजरात को नहीं समझा जा सकता है, इतनी विविधताएं होंगी। बिहार में जन्म लेकर के पूरे बिहार को नहीं समझा जा सकता है, इतनी विविधताएं होंगी। तो ये बताइए पूरे भारत को कैसे समझा जाए? उसके लिए भारत यात्रा करना पड़ेगा। अब अगर बताइए एक आंदोलनकारी अगर वो निकलते हैं देश भ्रमण के लिए तो उनको अंग्रेज कहीं कहीं गिरफ्तार कर लेगा, कोई न कोई नियम कानून दिखा के। गांधी जी अंग्रेज को धोखे में रख दिए ये कह के कि हम तो भर्ती कराने निकले हैं, आप ही के लिए जाके नवयुवकों को समझाने निकले हैं। अब ये बताइए कि गांधी जी जहां जाते होंगे तो वहां सब कुछ बोलने के बाद अगर रात में रुक गए होंगे तो वहां क्या समझाते होंगे लोगों को? नेशनलिटी। मैंने आपको कहा ना कि मेरे पास किताबी ज्ञान भी है और मेरे नाना भी इसमें फ्रीडम मूवमेंट में जुड़े हुए थे, तो कुछ और उसी समय से जुड़े हुए थे, तो कुछ ज्यादा तो मैं नहीं बातचीत कर पाया उनसे, लेकिन कुछ उनसे भी हमने सुना जो उनसे व्यवहारिक रूप को सीखा। तो गांधी के भर्ती करने वाले सार्जेंट के पीछे यही था कि उनके देश भ्रमण को, जिससे कि वो भारत के एक एक सोसाइटी को समझे, अंग्रेज ब्रेक नहीं लगाए। 1942 यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद गांधी जी भर्ती करने वाला सार्जेंट बनने से मना कर दिए, इसलिए क्रिप्स प्रस्ताव आया।
यानी गांधी को के द्वारा अंग्रेजों को सहयोग नहीं मिलना इस संदर्भ में कि भारतीय ब्रिटिश सेना में शामिल होकर के लड़े, तो अंग्रेजों को लग गया कि जब तक कुछ स्वशासन संबंधी बात नहीं करेंगे तब तक अंग्रेज मेरे साथ शामिल नहीं होगा। लिखिए इस चीज को। द्वितीय विश्व युद्ध में महात्मा गांधी का अंग्रेजों को समर्थन नहीं प्राप्त होना। और अंतिम कारण पॉलिटिकली ही है आज का कारण, बाकी हम ना तो अभी सामाजिक में जा रहे हैं और ना बाकी किसी और में। अंतिम कारण था, आपको लग रहा होगा कि शायद सर जिन्ना की बात करेंगे, वो सब बात करने लायक नहीं है फ्रीडम मूवमेंट में। बात जिनकी करेंगे वो सुनिएगा। अगस्त प्रस्ताव इसके पहले अंग्रेज दे चुका था, ये तो अपने संविधान में पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडिया में। उसका प्रतिक्रिया भारतीयों के प्रति भारतीयों के द्वारा अनुकूल नहीं रहा। उसमें जो बात वो कहा वो अट्रैक्ट नहीं कर पाया, तो जनता को भी तो जो है अट्रैक्ट करना पड़ेगा। गांधी भी सहयोग नहीं कर रहे हैं और जनता ने अगस्त प्रस्ताव का समर्थन भी नहीं किया। इस कारण से भी उनको एक ऐसा समर्थन वाला प्रस्ताव बनवाने का इच्छा था जो क्रिप्स को भेजा। तो लिखिए, अगस्त प्रस्ताव का भारतीयों के द्वारा समर्थन नहीं देना। अब चलिए एक और लिख लेते हैं। देखिए, यही फर्क है कि जब एक टीचर दो विषय पढ़ाता है ना, तो उसका कोरिलेशन मजबूत हो जाता है। इतिहास भी हम ही आपको पढ़ाते हैं और पॉलिटी भी हम ही पढ़ाते हैं। अब ये बताइए कि अगर हम लोग इस लाइन को छोड़ दें, भारत छोड़ो आंदोलन में जनता की जो भागीदारी थी, क्योंकि बड़े नेता तो सब जेल चले गए थे, बिना नेतृत्व का लड़ा गया था, उसमें जनता इतना बढ़ चढ़ के भाग लिया, तो जनता को कैसे जो है अपने समर्थन में खड़ा करेंगे? कम से कम तटस्थ तो करें। और सारे नेतृत्व वाले लोगों को जेल में डाल दिए थे आप, जो नेतृत्व करते। जनता और अंग्रेजों के बीच के जो कड़ी थे, वो नेता सब जेल में थे। अगर उनको ऐसे रिहा कर दिया जाता, जरा समझिएगा, तो अंग्रेजों की बेइज्जती थी। क्रिप्स प्रस्ताव भेज करके अगर कहें कि ये नेताओं से बात करने आए हैं, तो ये दोनों ही काम एक साथ हो सकता था। तो लिखिए इस चीज को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जनता का अपार समर्थन। इतना कारण हम लोग पॉलिटिकली आज जानेंगे, और जब हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तब देखेंगे और कारण। अब जरा हम लोग 2-3 लाइन ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स लिखते हैं, उसके बाद फिर आएंगे कि इसमें क्या क्या प्रावधान था, क्या क्या प्रोविजन था, या गुजराती में जिसको कहते हैं जोगवाई था। तब पहले लिखिए, रंगून के पतन के बाद, जब आजाद हिंद फौज रंगून पहुंच गया, रंगून के पतन के बाद चर्चिल ने यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनैतिक और वैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए युद्धकालीन मंत्री, वॉर के लिए एक वॉर मिनिस्टर वो लोग बनाया था, युद्धकालीन मंत्री, एक मिनट, युद्धकालीन मंत्रिमंडल के सदस्य, उस मंत्रिमंडल जो बनाए थे उसका मंत्रिमंडल के सदस्य
सर स्टीफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा जाएगा। सर स्टीफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा जाएगा। तो चलिए ये एक पॉइंट याद रखना है। अब अगला पॉइंट लिखिए। 22 मार्च 1942 को सर स्टीफोर्ड क्रिप्स भारत पहुंचे। अभी हम लोग प्रावधान बढ़िया से समझेंगे, एकदम समझा के पढ़ाएंगे, ये केवल फैक्ट्स है इसलिए लिख लीजिए। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मैंने कांग्रेस को कहा कि भाई 2 आदमी भेजिए जो आपका ऑफिशियल वार्ताकार हो, तो उससे बातचीत किया है। लिखिए, क्रिप्स ने कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद से वार्तालाप किए। अब देख लीजिए, यही प्रश्न यदि बिहार के दरोगा मुख्य परीक्षा में आ जाए, हम ऐसा एक नाम बोल गए, जंप कर गए कि आप कभी सोचे नहीं होंगे, तो बिहार के दरोगा के मुख्य परीक्षा में अगर आ जाए कि क्रिप्स मिशन जब भारत पहुंचा तो निम्न में से कांग्रेस के किस आधिकारिक वार्ताकार के साथ उन्होंने बातचीत किया? पहला, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। तीसरा, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। मतलब जवाहरलाल नेहरू सब में रख देंगे, एक एक करके पलटते रहेंगे, ठीक है। और एक ऐसे ही नाम रख देगा, जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। देख लीजिए कि एकदम ये क्लास 3 लेवल का प्रश्न बन गया। इसीलिए कहते हैं कि आज भटकाव कुछ ज्यादा है, कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। जानते हैं, मैं खुद फील करता हूं कि जैसे आज का हमको अपना अपराध स्वीकार करने में देर नहीं लगता है। जैसे आज का मेरा इस 2 महीने के दौरान पहला दिन पूरा बिगड़ गया पढ़ाई के मुद्दे। क्यों? तो आज हम महसूस करने का प्रयास किए कि देखें ये व्हाट्सएप टेलीग्राम क्या करता है। तो किसी का भी मैसेज आता था तो उसको तुरंत जवाब दे देते थे, बाकी दिन हम सब गार्गी या मैडम को दे देते थे। टेलीग्राम पे कुछ आया उसको जवाब दे रहे हैं, फेसबुक पर हम ही प्रमोशन कर रहे हैं। पूरे दिन में आज मुझे अपराध बोध हो रहा है कि मैंने ये क्या किया। केवल 3 पेज में आज लिखा। सोच करके देखिए कि जो बच्चा दिन भर ये फेसबुक व्हाट्सएप पे पड़ा हुआ रहता है वो क्या कंसंट्रेट किया होगा। इतने साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके लिए जो नया नोट्स बना रहे हैं, जो अगला चैप्टर अब आएगा ना मौर्योत्तर काल, तो उसमें हम लगभग कुषाण पहुंचने पर हैं। कुषाण जैसा राजा, कनिष्का जैसा राजा को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, 3 पेज मात्र लिख पाए। ये है व्हाट्सएप और फेसबुक की कहानी। इसीलिए बुक्स लेकर के आराम से पढ़िए, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। अच्छी किताबें पढ़िए। चलिए अब आगे देखें हम लोग। अब हम लोग आते हैं समझने वाले चीजों पे। अब लिखिए प्रावधान जोगवाई। जोगवाई सबसे पहला क्या कहेगा सो सुनिएगा। कहा कि एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। पहले समझिएगा,
एक भारत संघ की स्थापना की जाएगी, इंडियन यूनियन की स्थापना की जाएगी। ये बताइए ये नया क्या बोले भाई, 35 में भी तो यही बोले थे। इसमें नया ये होगा कि यह स्वशासित उपनिवेश होगा, एक वर्ड यूज किया। होम रूल जो कहा करते थे वो वाला ये कॉलोनी होगा। यानी कि अगर देखा जाए तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑस्ट्रेलिया वाले सीन में जाना चाह रहा है। उतना वाला तो नहीं, पढ़ाएंगे आगे बताएंगे कि मतलब ऑस्ट्रेलिया से कुछ मिल नहीं रहा है, खाली महारानी का जो है अंतिम सिग्नेचर होता है, वैसा नहीं, कुछ मिले भी लेकिन स्वशासन यहाँ के लोगों के हाथ में दे दिया जाए, लेकिन वो जुड़े रहे ब्रिटेन के साथ। ये एक नया शब्द बोलने का प्रयास किया, बाकी ये तो 35 में ही बोल चुका था। तो लिखिए पहला प्रावधान, एक नए भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी जिसे स्वशासित उपनिवेश का दर्जा प्रदान किया जाएगा, जिसे स्वशासित उपनिवेश का दर्जा प्रदान किया जाएगा। देखिए, स्वशासन के लिए सबसे पहला जरूरी है कि उसका अपना संविधान हो। सेकंड प्रावधान बता रहे। तो अगर ब्रिटेन हमको संविधान बनाकर दे देगा तो फिर वो संविधान हम कहां बनाए? तो अगला पॉइंट कहा कि युद्ध के समाप्ति के बाद, आइए साथ दीजिए, कहने का मतलब इनडायरेक्ट ये था, युद्ध की समाप्ति के बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और वो जो देसी राज थे उन दोनों को शामिल किया जाएगा, देसी रजवाड़ों को शामिल किया जाएगा। यानी संविधान सभा हम देंगे, ये अंग्रेज पहली बार यहां का मांगे हैं। वो तो बहुत बार मांगे, वो अभी पढ़ाएंगे संविधान के निर्माण में कि कब से, वो तो 1892 से मांग रहे हैं देखा जाए तो। लेकिन अंग्रेजों ने जो कहा कि मैं दूंगा वो है क्रिप्स मिशन। लिखिए इस चीज को, युद्ध समाप्त होने के बाद, होने के तुरंत बाद एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी, एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी जिसमें ब्रिटिश भारत और देसी रजवाड़े दोनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिसमें ब्रिटिश भारत और देसी रजवाड़े दोनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अब जब इस संविधान सभा की स्थापना होगी जिसमें भारतीय ही शामिल होंगे, चाहे वो देसी रजवाड़े हों और चाहे वो ब्रिटिश भारत के हों, तो फिर इनका चुनाव तो होना ही है, क्योंकि वायसराय मनोनीत कर देगा तो क्या हुआ उसका मतलब। तो निर्वाचन जो होगा उस निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होगा, तो शब्द पकड़िएगा, कहा गया कि प्रांतीय विधानसभा जो है, विधानमंडल, इसीलिए कल जो पढ़े थे वो इंपॉर्टेंट था। प्रांतीय 1935 प्रांतीय विधानमंडल जो है उसका जो निचला सदन होगा, यानी विधानसभा, अगर कहीं विधान परिषद है तो उसका सदस्य नहीं, निचले सदन के लोगों के द्वारा इनका चुनाव होगा, यानी एडजेक्ट राज्यसभा वाला प्रोसेस जो है अपनाया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जब पढ़ेंगे इतिहास के दृष्टिकोण से क्रिप्स मिशन, तो हम लोग उसमें इस चीज पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये
क्यों अपनाया गया, जनता को सीधे क्यों नहीं वोट देने का मौका दिया गया कि जब ये जनता के द्वारा संविधान बनेगा तो फिर ये प्रांतीय विधानसभा के ही सदस्य क्यों चुनेंगे। तो एक लाइन ध्यान रखिएगा कि भारत एक संघ बन रहा है, यूनियन ऑफ स्टेट भी बनेगा। हमारे संविधान में जो आर्टिकल 1 में है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, लेकिन यूनियन ही बनेगा ना। तो संघात्मक स्ट्रक्चर में हमेशा जब राज्यों के प्रतिनिधि चुनकर आएंगे, राज्यसभा इसीलिए आज तक रखे हैं, जबकि हम कहते हैं कि उसमें पावर कम है, हालांकि कुछ स्पेशल पावर भी उसको है, लेकिन अगर लोकसभा के तुलना में उसकी शक्ति कम है, तब भी हम उसको इसीलिए रखे हैं कि वह हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, समवायतंत्री शासन व्यवस्था, परिसंघात्मक शासन व्यवस्था को जो है वह रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि अभी जो जहां जहां राज्यसभा का चुनाव हुआ, तो वहां से जो चुनकर आए हैं उनको उस राज्य का विधानसभा चुना है, और विधानसभा का वोट देते समय हम ही लोग जो भारत के नागरिक हैं, उस वक्त हम राज्य के हितों को ध्यान में रखकर वोट देते हैं। तो जिसको हम चुने हैं एमएलए, वह अपने राज्य के बाहर का गप नहीं करेगा, और उसको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा उस समय अपने राज्य के हित के लिए हम वोट दिए हैं। अब उसने चुना है राज्यसभा में लोगों को, तो वह व्यक्ति भी अपने राज्य के हितों की ही बात करेगा वहां पर। क्लियर हो गया। लोकसभा में जब हम वोट देते हैं तब हमारा दृष्टिकोण होता है नेशनल, क्योंकि हम सब मिलकर के 543 लोगों को भेजते हैं कि वो पूरे देश के बारे में सोचे। तो उस वक्त हमारा सोच क्या होता है, राष्ट्रीय, किससे मेरे देश का विकास हो, हमारा देश का भला हो। और जब विधानसभा में चुनते हैं तो मेरे राज्य का भला हो। क्लियर हो गया। तो अब समझिए, तो अगर वह राज्य के विधानसभा के लोग राज्यसभा में चुनकर भेजते हैं, और वह व्यक्ति जो राज्यसभा से चुनकर गया है वो वहां अपने राज्य का अहित कभी नहीं करेगा, तो यहां से चुनकर जब लोग संविधान सभा में जाएंगे तो संविधान देश के लिए बनेगा, लेकिन जब वहां विधानसभा के गठन की बात होगी, राज्यपाल के शक्तियों की बात होगी, केंद्र राज्य संबंधों की बात होगी, तो वहां ये लोग अपने अपने राज्यों को रिप्रेजेंट करने लगेंगे और वहां वो अपने राज्य का पक्ष रखने लगेंगे। राष्ट्रपति सब साथ बात करेगा, संसद सब लोग साथ में बात करेगा। जैसे ही कहिएगा राज्यपाल, सब लोग कहेगा अरे इससे तो मेरे राज्य का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमको ये चुनकर भेजा है। इसीलिए हमारे संविधान सभा में क्या कहते हैं, कहिए तो संघात्मक व्यवस्था वाले लोग ही चुनकर गए। और ये हम कहां से सीखे, ध्यान रखिएगा, और नाम दिए हम उसको भारतीय संविधान सभा। हम ये इसीलिए कहते हैं बार बार कि वर्ल्ड हिस्ट्री जानना चाहिए। हम ये सीखे अमेरिका से कि लड़ते समय तो लड़ लिया सब कि अमेरिका को स्वतंत्र कर दिया, स्वतंत्र भी कर लिया, लेकिन जब उसके बाद संविधान बनाने की बारी आई तो वो तो एक अलग अलग कॉलोनी था। उसके जो प्रतिनिधि पहुंचे तो क्या हुआ, आपस में ही जो है विवाद होने लगा था कि राज्यसभा में वहां के अपर हाउस में क्या कहने लगा सब कि भाई हर राज्यों से एक होने चाहिए। जिसका जनसंख्या था कहता था नहीं, हर राज्यों से एक नहीं होना चाहिए, जनसंख्या के आधार पे होना चाहिए। इतना चर्चा आपको कर दिए, लेकिन इतिहास होगा तो देखिएगा कितने कारण आपको बताते हैं। अब याद रहेगा कि प्रांतीय विधानमंडल के निचले सदन, तो लिखिए इस चीज को, संविधान सभा के लिए प्रांतीय विधानमंडल के निचले सदनों के, प्रांतीय विधानमंडल के निचले सदनों के सभी सदस्य, उसमें सबको रखा गया, एक निर्वाचक मंडल की स्थापना करेंगे। इलेक्टोरल कॉलेज जैसे राष्ट्रपति में बोलते हैं या राज्यसभा में, एक निर्वाचक मंडल की स्थापना करेंगे तथा, ये देखिए जरा सा, तथा
जो अभी सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, अपना गुजरात से जो राज्यसभा का सीट था, पढ़ाएंगे उस चीज को, कि अगर ये 4 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है तो हम अगर मान लीजिए ए को वोट दे दिए और चुनाव बी जीत गया, तो मेरा और बी के बीच क्या रिलेशन रहा? पॉलिटिकल कुछ नहीं रहा। लेकिन अगर हमको कहा जाए कि इसमें चॉइस भरिए कि आपको सबसे अच्छा कौन लगता है, तो मान लीजिए कि हम ए को पहला दिए, बी को दूसरा दिए, सी को तीसरा दिए और डी को चौथा दिए, तो अगर बी जीता तब भी वह 33% मेरा रिप्रेजेंटेशन कर ही रहा है मेरे चॉइस का। पहला 100% था, दूसरा 50% था, तीसरा 33 था, चौथा 25 ही था, लेकिन था है तो क्या देख रहे हैं? इसको कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। बहुत अच्छे से बताएंगे, किताब वाला नहीं बताएंगे, ध्यान रखिएगा, जो बाकी बुकों में छपा है। आएंगे वहां तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच से बताएंगे। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि चुनाव जीतने वाला व्यक्ति बहुमत को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप क्या देखें कि जब मान लीजिए एमपी या एमएलए का चुनाव होता है तो सर्वाधिक वोट पाने वाला आदमी चुनाव जीत जाता है। लेकिन हकीकत क्या होता है, जरा एक बार सोच के देखिए कि मान लीजिए कि 15 लाख आदमी वोट दिया, वोटर था, इसमें से 10 लाख आदमी मान लीजिए वोट दिया, 5 लाख आदमी किसी कारण से मान लीजिए वोट नहीं दे पाए। उम्मीदवार जो है 20 लोग चुनाव लड़ गया है, क्योंकि देखते ही हैं हम लोग जो है अपक्ष उम्मीदवार को, इंडिपेंडेंट को भी देते हैं। तो अगर किसी आदमी को 1.5 लाख वोट आ जाए, उसके बाद वाले को 1.20, उसके बाद वाले को 1.10, उसके बाद वाले को 1 लाख, तो ये आदमी चुनाव जीतकर चला जाता है। लेकिन हकीकत में ये 10 लाख में से मात्र 1.5 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी उसको 8.5 तो ना ही बोला है, अगर निगेटिव देखिए तो वो 8.5 बिखर गया, इसीलिए जो है सर्वाधिक वोट पाने वाले को हम भेज दिए। इसीलिए हमारे राजनीति में हम अभी इस एंगल से बोल रहे हैं, फिर जब हम उस एंगल से उसका फायदा बताएंगे तो अलग ढंग से बताएंगे। इसीलिए हमारे राजनीति में हम जुगाड़ करते हैं कि इतना वोट 2 जातियों का मिल जाए ना, सबसे ज्यादा पालेंगे, जीत जाएंगे। लेकिन अगर यह प्रणाली हो जाता तो इसमें क्या होता है, बार बार कहते हैं हम लोग न्यूनतम कोटा वोट, जो देखे कि सबसे पेचीदा गुजरात में हो गया था तीसरे सीट के लिए। सेकेंड राउंड की गिनती उसमें करनी पड़ी, वो भी बताएंगे, उसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। लेकिन क्या देखे, पॉइंट से आकर के मामला पहुंचा 36-35, माने न्यूनतम कोटा वोट, यानी इतना जनता का वोट तो आपको पाना ही पड़ेगा। और राष्ट्रपति में तो 2 ही कैंडिडेट, माने 2 ही सीट होता है, तो वो तो एक ही सीट होता है, तो वो 1+1 भाग लगाते हैं तो 50% +1 हो जाता है। क्या देख रहे हैं, आधे से ज्यादा जनता का समर्थन है। तो इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि जो लोग संविधान बनाने जाएं, वो अपने प्रांत के विधानसभा के, अगर वहां 250 मेंबर हैं बंगाल में, तो 250 में से उनको 125 वोट तो मिले ही, ताकि वो बहुमत को सपोर्ट करें। ऐसा नहीं कि वो माने विदाउट रिप्रेजेंटेटिव 50 वोट पाके या 60 वोट पाके जो सबसे ज्यादा पाया हो वो पहुंच जाए। लिखिए इस चीज को, संविधान सभा के अगला पॉइंट, सदस्यों के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, अंग्रेजी में कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की प्रक्रिया अपनाई गई। अब तय किया गया
कि कितने सीट होने चाहिए। देखिए हमेशा बताते हैं लॉजिकल पढ़िए। अभी अगर हमको लिखना हो तो एक लाइन में 389 लिख, लेकिन तय किया गया कि कितने सीट होने चाहिए तो कोई फार्मूला तो होगा, या ऐसे ही कह दीजिएगा कि 400 सीट होने चाहिए। तो फार्मूला क्या हुआ सो सुनिएगा। कहा गया कि प्रांतीय विधानसभा में जितने निर्वाचक मंडल में लोग शामिल हुए, मतलब कि हर प्रांतों में जितने एमएलए हुआ करते थे उनका जितना टोटल नंबर हुआ उसका 1/10वां भाग सीट जो है निर्धारित किया गया। क्लियर हो गया। 389 को 10 से गुना कर दीजिए, 3890 प्रांतीय निर्वाचित विधानसभा में लोग उस समय थे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये 3890 नहीं होगा, क्योंकि देसी रजवाड़ा वाला माइनस करना होगा। उसमें से अभी पढ़ाएंगे 296 और उसके बाद रेस्ट। तो जो इधर था ना उसका 10 गुना कर दीजिएगा, उतने लोग जो हैं निर्वाचन में थे। अभी लिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। लिखिए तो संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुल सदस्यों की संख्या उनके निर्वाचक मंडल के, उनका जो इलेक्टोरल कॉलेज था, उनके निर्वाचक मंडल के कुल सदस्यों की संख्या का एक बटा 10 भाग निर्धारित किया गया। तो आपके मन में अब अगला प्रश्न उठेगा कि सर देसी राज्यों में कैसे मैनेज किया, वहां तो विधानसभा नहीं था प्रांतीय। तो दरअसल प्रांतीय विधानसभा में भी अगर बंगाल को 250 सीट दिया गया होगा तो किस आधार पे दिया गया होगा, तो आबादी के आधार पे दिया गया होगा। तय किया गया होगा कि भाई 10 लाख आबादी पर एक एमएलए चुना जाएगा, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, या 1 लाख आबादी पर एक एमएलए चुना जाएगा। तो उस आधार पे तो पता चल गया ना कि भाई इतना आबादी होने पर पश्चिम बंगाल में 250 मान लीजिए सीट है, उसमें से 25 लोगों को चुनकर भेजना है। तो जम्मू कश्मीर की आबादी कितनी है, उस आबादी पर उसको हम उतना सीट दे देते हैं, उनका राजा जाने की किसको भेजेगा। जूनागढ़ को उनका सीट दे देते हैं, वहां से चुनकर भेजे कि कितना होगा। ठीक है, और उस आबादी में जो राज्य नहीं आएगा, अभी पढ़ाएंगे देखिएगा देसी रजवाड़ा, तो उनको गठबंधन कराएंगे कि आप 2 आदमी मिलकर के तय करिए कि किसको भेजिएगा। तो यहां तो ये रहा, देसी राजवाड़ों को उनके जनसंख्या के अनुपात में सीट दिया गया। लिखिए देसी राज्य अपनी जनसंख्या के अनुपात में अपने प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे। अब सुनिएगा, नया संविधान बनने तक भारत की जो रक्षा होगी उसका पूरा का पूरा दायित्व ब्रिटिश के ऊपर होगा। ये इस प्रस्ताव में कहा गया कि मतलब आपको हम छोड़कर नहीं चले जाएंगे। लिखिए इस चीज को, नए संविधान के निर्माण तक भारत की रक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार के ऊपर होगा, ब्रिटिश सरकार के ऊपर होगा। अब सुनिएगा, अब कहता है कि संविधान सभा अगर संविधान बना भी लेती है तो कुछ पॉइंट दिया कि
इन दायित्वों को पूरा करने के बाद सरकार इसको लागू करेगी। जरा देखें कि वो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रखा था। हमको झगड़ाने का पूरा प्रयास किया था। लिखिए इसको, ब्रिटिश सरकार, ऐसे में लिखिएगा, ब्रिटिश सरकार निम्न शर्तों को पूरा करने के बाद संविधान सभा द्वारा तैयार किए गए संविधान को कार्यान्वित करेगी। चलिए अब इसके अंदर ऐसे गोला में लिखिए, तब समझाते हैं। पहले लिखिए, यदि ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत ध्यान रखिएगा, अभी देसी रजवाड़े की चर्चा नहीं हो रही है। यदि ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत, लिखिए, नए संविधान को स्वीकार करना नहीं चाहे, तो उसे वर्तमान स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। लगा दिया झगड़ा? तो उसे वर्तमान स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा, यानी वो 1935 के एक्ट को ही तत्काल चलाएगा। दूसरा कहता है क्या कि यदि किसी प्रांत की विधानसभा, मतलब संविधान बनने के बाद अगर संविधान सभा उसको बहुमत से पारित कर दिया, तो अगर किसी प्रांत की संविधान सभा, वे विधानसभा, मान लीजिए असम की विधानसभा, प्रांतीय विधानसभा 60% बहुमत से उस संविधान को अस्वीकार कर दे, तो वहां जनमत संग्रह कराया जाएगा। क्योंकि इनका तो वोटिंग कितना कम था, पता ही था, 14% लोग इससे ये चुन कराते थे। इसीलिए कहते 35 को बढ़िया से समझना है कि 35 के तहत जो हम लोग बनाए थे कि इतने साधारण सीट, इतने मुस्लिम क्षेत्र, तो उसमें कितना था मताधिकार? 14%। तो 14% चुने हुए लोग में से अगर 60% विरोध कर दिया, तो ये ना तो जनता का आवाज हो सकता है, ना तो जनता का विरोध हो सकता है। तब वहां हम रेफरेंडम कराएंगे और तब देखेंगे कि पब्लिक वहां क्या कहती है। झगड़ा ही लगा रहा है, सीधा समझना है। लिखिए इस चीज को, यदि किसी प्रांत की विधानसभा 60% बहुमत से 60% बहुमत से संघ में शामिल ना होने का निर्णय करे, तो वहां जनमत संग्रह या रेफरेंडम कराया जाएगा। तो वहां जनमत संग्रह या रेफरेंडम कराया जाएगा। अब सुनिएगा, कहा कि हमारी जो ये संविधान सभा बनेगी क्रिप्स मिशन के द्वारा, और ब्रिटेन की जो सरकार होगी, इनके बीच एक संधि होगा और उस संधि के तहत सत्ता का हस्तांतरण होगा। अब मान लीजिए उस संधि में आप एक क्लाउज डाल दीजिए कि 20 साल तक हम आपका शासन देखेंगे, अच्छा नहीं लगे तो हम फिर से हस्तांतरण कर लेंगे उस आपके मतलब कि भारत को। तो इसका क्या मतलब बनता है भाई? आप किस बात का संधि? तो देख रहे हैं ना, ये 3 क्लाउज लगा दिया। क्लाउज तो और भी हैं, इतिहास में पढ़ाएंगे आपको। ये अपना पॉलिटिकल क्लाउज बता रहे हैं कि इनको पूरा करने के बाद ही हम जो है संविधान को लागू करेंगे। तो लिखिए,
संविधान सभा एवं ब्रिटिश सरकार के बीच संधि के द्वारा सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा। संधि के द्वारा सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा। ये था क्रिप्स मिशन के मुख्य प्रस्ताव, प्रावधान। अब हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ते हैं कि क्रिप्स मिशन को अस्वीकृत कर दिया गया, नहीं स्वीकार किया गया। तो अब जरा यहां ये पढ़ें कि इसके अस्वीकृत किए जाने के कारण क्या थे। अब एक छोटा सा चीज समझिएगा, आज तो अब इतना फास्ट जमाना है कि लोग 5 या 6 महीना नहीं पढ़ना चाहता है कोचिंग में, 2-3 महीने में चाहता है सब निपटा दे। अब तो चाहता है कि हम घरे में पढ़ लेंगे, सब व्हाट्सएप पे ही भेज दे। लेकिन इतना पढ़ने के बाद आप महसूस करिए कि संवैधानिक विकास नामक चैप्टर को पूरा मॉडर्न इंडिया पढ़ने के बाद पढ़ना चाहिए। कि हमको समय इसीलिए लगा, हम आपको ऐसे नाम बता भी देंगे तो आप उनको नहीं पहचानेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आज जो है भूगोल का जो चट्टान चैप्टर है अपने पुराने किताबों का, उसको उस एक चैप्टर को हम रखे थे फेसबुक पर। तो अलग अलग लोग देखे, तो उसमें एक सज्जन हमको क्या कहते हैं व्हाट्सएप किए, वो भूगोल से पीएचडी किए थे, डॉक्टर थे, और स्टाफ सिलेक्शन के माध्यम से वो जो है एजी ऑफिस में काम कर रहे थे, यानी गवर्नमेंट ऑफिसर थे। वो बताया कि सर आप बहुत अच्छे से लिखे हैं। हालांकि क्या लिखे हैं, जो आता था अपने हिसाब से थोड़ा मैनेज किए हैं। तो वो बताए कि सर आप बहुत अच्छा लिखे हैं। फिर उन्होंने लिखा कि मैं आपको फोन कर सकता हूं। तो भाई एक तो वो बिहार से थे, बक्सर के, प्लस एक स्कॉलर आदमी थे। बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश कुछ नहीं करता है, स्कॉलर आदमी थे। उनके नाम के आगे डॉक्टर लिखा था। तो हम पहले सोचे कि वो मेडिकल के होंगे, फिर बाद में पता चला कि वो तो ज्योग्राफी में पीएचडी किए हैं। तो उन्होंने कहा कि सर ये आपने अच्छा लिखा है। बातचीत शुरू हुई। तो हमने उनको कहा कि देखिए हम लोग तो पुराने टीचर हैं, 20 साल से पढ़ा रहे हैं। हम लोग तो जब भी पढ़ाएंगे, चाहे बच्चा नाराज हो जाए या कुछ हो जाए, वो डिटेल्स ही पढ़ाएंगे, या हम लोग आउटडेट हो जाए मार्केट से, लेकिन हम लोग अपना क्या कहते हैं क्रेडिबिलिटी नहीं कमाएंगे। तो हम उनको कहे कि YouTube का हम आपको, अब आप इतने जानकार हैं कि आपको ये नहीं कह सकते कि आप मेरा YouTube देखिए, ये जो है ना ये उद्दंडता कहलाएगा। वो एक स्कॉलर आदमी है, लेकिन हम कहे कि एक सलाह है कि अगर कभी लगे तो देखिए, हमको भी कुछ सलाह दीजिए। सो आज हम संवैधानिक विकास पढ़ाने वाले हैं। तो हमने उनको बताया कि मैं 10-12 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। तो उन्होंने पकड़ लिए। पहले बोले कि रेगुलेटिंग एक्ट से पढ़ाए होंगे सर आप। हम बोले नहीं, हम तो 1600 से पढ़ा रहे। तो तुरंत पकड़ लिए और बोले कि सर इसका मतलब है कि आप इसमें मॉडर्न इंडिया का पुट डाल करके पढ़ाए हैं, और नहीं तो ये इतना घंटा कोई नहीं पढ़ा पाएगा। तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि आपको ये संवैधानिक विकास इसलिए इंटरेस्टिंग लग रहा है कि हम उसमें मॉडर्न इंडिया को जितना चाहिए उतना डाल करके आपको बताएं। और आप देखिएगा कई सारे आईएएस में नहीं, कई सारे क्लास जो है क्लास 3 में 15-16 घंटा में तो पूरा मॉडर्न इंडिया निपटा देता है, जितना हम आप एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं। लेकिन वो निपटा ही देता है, आपको नहीं समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉलिटिकल पुट जाने कि इसको क्यों अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वही आधार बनेगा कैबिनेट मिशन प्लान का। नहीं तो हमको तो इतिहास में पढ़ा देते ना, यहां क्या दिक्कत आया जिससे कैबिनेट मिशन आया, तो आप उसको समझ पाएंगे। सबसे पहला अस्वीकृत कारण सुनिए, कितना माइन्यूट बात है, सो सुनिएगा।
पढ़िए तो पहला लाइन आप क्या लिखे हैं कि आपको स्वशासित उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा भारत को, यही लिखा है, लिखाए थे ना प्रावधान में। तो किस तारीख को दीजिएगा, डेट तो बताइए। मैंने एक झुंझुना थमा दिया कि आपको जो है स्वशासित उपनिवेश देंगे, अब पता चला कि युद्ध खत्म हो गया, अब आप जो है बात से पलट गए, भाई हमने डेट नहीं कहा था, मैं कहा था तो जब स्थिति होगी तो दे देंगे। ये पहला विरोध था हमारे राष्ट्रीय नेताओं का कि पहले डेट बताओ कि आप स्वशासित उपनिवेश किस दिन दोगे। तो लिखिए पहला पॉइंट, राष्ट्रीय विचारधारा के अनुसार युद्ध के बाद भारत को स्वशासी उपनिवेश, भारत को स्वशासी उपनिवेश देने की अंतिम तिथि की घोषणा नहीं की गई थी, अंतिम तिथि की घोषणा नहीं की गई थी। ये पहला कारण था। दूसरा, जरा ये बताइए कि रक्षा का दायित्व तो आपके ऊपर है, तो इसका मतलब क्या पूरा रक्षा विभाग आप अपने पास रख लीजिएगा? भारतीयों को भी तो आपको उसमें शामिल करना चाहिए। अगर भारतीय सैनिक चाहिए तो हमारे नेता भी तो उसमें होने चाहिए कि आप किस कारण से डिमांड कर रहे हैं। तो दूसरा इनका विरोध यही था कि रक्षा विभाग पूरा आप अपने हाथ में क्यों रखेंगे, क्या हम लोग इनएफिशिएंट हैं आपके सामने? लिखिए इस चीज को, युद्ध काल के दौरान रक्षा विभाग अंग्रेजों द्वारा अपने हाथ में रखा जाना, ठीक है। तीसरा, अब ये बताइए तीसरा कि बड़े जोर शोर से आपने जो है क्रिप्स मिशन में घोषणा किया कि संविधान सभा में देशी राज्य शामिल होंगे, वहां से वो अपने को मनोनीत करेंगे। भारतीय संघ में वो शामिल होंगे कि नहीं ये तो आपने क्रिप्स मिशन में कहा ही नहीं। और अगर आपका वो पक्का इरादा था तो फिर आप जो है स्वतंत्रता अधिनियम में ये क्यों कह दिए कि भाई अगर कोई देशी रजवाड़ा भारत पाकिस्तान दोनों में नहीं शामिल होना चाहता है तो वो अपनी स्वतंत्र स्थिति को बनाए रखना चाहता है, जिस कारण से हम प्रॉब्लम में आए थे हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर वाले मुद्दे पे। तो इसका मतलब है कि यहाँ आप ये घालमेल किए थे, देशी रजवाड़े संविधान बनाने में सपोर्ट कर देते आदमी भेज के, और उसके बाद कहते कि हम भारतीय संघ में नहीं शामिल होना चाहते। कोई भी दो आदमी निकल जाता है तो उसका क्या था? आपने उनको बाउंड नहीं किया था कि अगर आप संविधान सभा में शामिल हो रहे हैं या तो भेजिए ही नहीं, तो हम मानेंगे कि आप भारतीय संघ में शामिल हैं, तब हम उसको मानते। लिखिए इसको, संविधान निर्माण में भाग लेने वाले देशी रियासत भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर सकती थी। अगला, ये जो अंतिमा पॉइंट हम आपको लिखा है, इसकी क्या आवश्यकता थी कि यदि कोई ब्रिटिश भारतीय प्रांत का संविधान सभा 60% नहीं कहेगा तो जनमत संग्रह कराएंगे,
अगर वो कहता है कि हम नहीं शामिल होंगे तो यथास्थिति बनाए रख सकता है, तो फिर इस संविधान का क्या मतलब बनता है? लिखिए इस चीज को। ब्रिटिश भारत का कोई भी प्रांत ब्रिटिश भारत का कोई भी प्रांत संविधान को अस्वीकार कर सकता था। अगला, याद करिए क्रिप्स मिशन में मुस्लिम लीग जो कहा था कि सांप्रदायिक आधार पर जो सीट होगा वो टोटल मेरा होगा, ये कैसे मान लें आपको कि भाई मुसलमान आप ही को वोट देगा? कांग्रेस भी लड़ेगा, क्या कहते हैं लेफ्ट पार्टी भी लड़ेगी, क्या कहते हैं अगर उस समय विश्व हिंदू परिषद है तो वह भी लड़ेगी, जनसंघ है तो वह भी लड़ेगी, वह भी वहां कैंडिडेट खड़ा करेगा मुस्लिम, इसमें क्या दिक्कत है? जनता जिसको चुनेगा उसको चुनने दीजिए। इस चीज को राष्ट्रवादी नेता स्वीकार नहीं किया। लिखिए, मुस्लिम लीग को के सांप्रदायिक आधार पर संविधान सभा में अपने लिए जगह मांगना और अंतिम था कि कांग्रेस को उस समय ही लग गया था कि शायद ये भारत विभाजन का एक स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है क्रिप्स मिशन, इसलिए इसको तो चलने ही नहीं देना है। लिखिए इस चीज को, कांग्रेस को इसमें भारतीय विभाजन की रूपरेखा दिखाई देना, की रूपरेखा दिखाई देना। अब बताते हैं कि इतिहास में एक प्रश्न बार बार आता है कि क्या भारत का विभाजन अपरिहार्य था? तो जब भी कभी मैं क्लास में इस प्रश्न को डील करने गया हूं और मॉडर्न इंडिया का मेंस का क्वेश्चन आंसर लिखाते समय ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी होता है जब हम इसका आंसर लिखाते हैं, तो उसके पहले हम लड़के को यही कहते हैं कि एक बेहतरीन बुक्स है इस पे, बाबा साहब अम्बेडकर लिखे हैं, जो उनका 44-45 वॉल्यूम वाली बुक है, बाबा साहब अम्बेडकर एक संपूर्ण वाङ्मय करके, उसमें एक वॉल्यूम है, वो आप पढ़ के देखिए। मैं पढ़ा हूं इसलिए बता रहा हूं कि भारत का विभाजन अपरिहार्य था कि नहीं, आपके अंदर सोच डेवलप हो जाएगा अपने आप। बाबा साहब कुछ नहीं बताए, वो सिर्फ यही लिखे हैं उसमें चैप्टर में कि भारत विभाजन के समय हिंदुओं के मन में क्या था। वहां चैप्टर का हेडिंग अलग है, मैं समझा रहा हूं। मुस्लिमों के मन में क्या था, इंटेलेक्चुअलों के मन में क्या था, सब पर एक एक पॉइंट लिखे हैं। अंग्रेजों का क्या दृष्टिकोण था, कांग्रेस का क्या दृष्टिकोण था, और तब लास्ट में कहते हैं कि अब आपको ही स्वयं सोचना है कि क्या ये विभाजन अपरिहार्य था या नहीं। बहुत अच्छा लिखे हैं, लेकिन हाँ, कम से कम उसको पढ़ने के लिए आपको 250-300 पेज पढ़ने का कैपेसिटी होना चाहिए। तो हम लोग जो इतिहास नए लोग के सामने, जो पुराने लोग हम पढ़ा रहे हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, मेरे जैसे कम से कम सैकड़ों टीचर होंगे मेरे जैसे 20 साल अनुभवी खाली इतिहास में, वो लोग इस तरह का चीज भी लर्न किए अपने समय में। वो नहीं बताएंगे प्रसंग बस मेरे जैसा, लेकिन वो ऐसी किताबों को भी लर्न किए हैं, इसलिए वो भारी पड़ जाते हैं। ये जो नया नया आजकल 13-14 वाला टीचर आया है, गाइड हम लोगों के हाथ में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग इस तरह की किताबें पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि
लग गया था कि भारत विभाजन होगा अगर इस चीज को अगर हम लाएंगे तो, इसलिए इसको जो है अस्वीकार कर दिया। तो पॉलिटिकल कारण इतना ही था, बाकी फिर हम लोग जो है इतिहास में इन कारणों को देखेंगे। अब इस क्रिप्स प्रस्ताव पर थोड़ा गांधी जी क्या बोले, गांधी जी के कहने पर नेहरू जी इस पर क्या ऐड कर दिए कि पूरा एक लाइन बन जाए उसका। अब इसमें इंटरप्ट हुआ था, तो बीच में थोड़ा अगर वीडियो इंटरप्ट हुआ हो तो फिर से रिपीट कर देते हैं कि अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि गांधी जी, नेहरू जी, ये लोग जो हैं इस पर क्या कहे हैं, पट्टाभी सीतारमैया इस पर क्या कहे हैं, जो 3 स्टेटमेंट बार बार परीक्षा में आता है। हेडिंग दीजिए कथन। गांधी जी बोले, स्टेटमेंट लिखिएगा, बाद की तिथि का चेक पोस्ट डेटेड चेक कोई डेट है ही नहीं, पोस्ट डेटेड चेक, इतना ही बोले गांधी जी। यहां डैश देके लिख लीजिए महात्मा गांधी। अब यहां तो हम उनके नेहरू जी का स्टेटमेंट को बढ़िया से बना परीक्षा वाला बना देते हैं। नेहरू जी इसमें एक लाइन जोड़े, यहां पे कॉमा लगा के कहिएगा कि वह बैंक जो डूब रहा है, माने अंग्रेज जा रहे हैं, वो दिख रहा था इन लोगों को, अब वो हमको एक पोस्ट डेटेड चेक दे रहा है क्रिप्स मिशन के माध्यम से। वो चेक लेके हम क्या करेंगे, जो बैंक ही डूब रहा है। तो नेहरू जी का स्टेटमेंट देखिए, टूटते हुए बैंक के नाम, अंग्रेजी में लिखा देते हैं, टूटते हुए बैंक के नाम, उत्तर दिनांक चेक। टूटते हुए बैंक के नाम, उत्तर दिनांक चेक, अंग्रेजी है पोस्ट डेटेड चेक चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक, अपॉन ए क्रैशिंग बैंक, जो क्रैश कर रहा हो। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पट्टाभी सीतारमैया जो कहे, वो कहे कि अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण, न्यू एडिशन ऑफ अगस्त प्रपोजल, या चेंज एडिशन ऑफ अगस्त प्रपोजल। तो लिखिए अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, ये था आपका क्रिप्स मिशन। अब जरा अगर ये अस्वीकृत हो गया तो देखें अपने वायसराय महोदय वेवेल ने क्या प्लान दिया है। लेकिन ध्यान रखना है, यहां जो कुछ भी आपको लिखाएंगे वो संवैधानिक होगा। तो लिखिए वेवेल योजना, वेवेल योजना। पहले थोड़ा सा अंग्रेजी में ऐसे लिख लीजिएगा, वेवेल प्लान 1945। अब थोड़ा सा 1-2 फैक्ट्स लिख लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे कि आखिर वेवेल के दिमाग में क्या चल रहा था जो ये प्लान लेकर के आया। ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिएगा, इतिहास में 4 या 5 ऑब्जेक्टिव बताते बताते आदमी परेशान हो जाता है, एक पन्ना लिखाने में सक्षम।
उसका रीजन है कि उस तरह के बुक्स का रीडिंग। लेकिन यहां हम आपको 3 लाइन से ज्यादा नहीं लिखाएंगे, क्योंकि यहां पॉलिटिकल उद्देश्य बताना है। तो पहले पॉइंट लिखिए, कुछ फैक्ट्स लिखिए। अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेवेल को भारत का वायसराय बनाया गया। सेकेंड, 14 जून, मैंने ये प्लान कब आया, 14 जून 1945 को वेवेल ने यह योजना प्रस्तुत किया। अब लिखिए उद्देश्य, आखिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कि संविधान कैसे कब बनेगा इसके बारे में उस समय कहना मुश्किल था। तो संविधान जब तक तैयार नहीं होता है, वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो, या वैकल्पिक नहीं हो तो अंतरिम व्यवस्था क्या हो, जब तक संविधान नहीं बनता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन आएगा, माने ये तय हो गया कि संविधान तो अब बनेगा ही, लेकिन संविधान बनने तक अंतरिम व्यवस्था क्या हो समझ लेना है। इसी बेस पर हमको कहेगा अंतरिम सरकार 46 में बनाइए। लिखिए इस चीज को, भारतीयों द्वारा संविधान बनाए जाने तक अंतरिम व्यवस्था कायम रखना, इंटरिम अंग्रेजी में कहते हैं, इंटरिम व्यवस्था कायम रखना। दूसरा, ये जो कांग्रेस, मुस्लिम लीग सब आमने सामने हो गया, जो सिखों के प्रतिनिधि थे वो भी संतुष्ट नहीं थे इस क्रिप्स मिशन से, इतिहास में पढ़ेंगे। तो भारत में एक तरह से ना राजनीतिक तनाव, पॉलिटिकल टेंशन आ गया। तो इस प्लान को देख करके थोड़ा पॉलिटिकल टेंशन को कैसे दूर किया जाए, उदार नहीं था, अच्छा नहीं था, अपने लिए सोच रहा था कि फिर बातचीत कैसे करेंगे इस तनाव के माहौल में, तो राजनीतिक तनाव कम किया जाए। लिखिए, भारत के राजनीतिक तनाव को, यहां हम केवल पॉलिटिकल ही आपको बताएंगे, भारत के राजनीतिक तनाव को कम करना। अगला, ये जो क्रिप्स मिशन में मुस्लिम लीग, कांग्रेस सब पार्टी जो आमने सामने हुआ, तो उसमें क्या हुआ होगा, वायसराय की कार्यकारिणी, याद करिएगा, भारतीय सदस्य उनमें से कुछ दे दिए होंगे इस्तीफा, इतिहास में पढ़ाएंगे वो सब बात, अभी समझना, दे दिया। तो उस कार्यकारिणी का पुनर्गठन कैसे करना है, इस पॉलिटिकल टेंशन भरे माहौल में किसी एक को पिक करेंगे तो दूसरा विरोध करने लगेगा। तो उसको पुनर्गठन करने के लिए पहले ये प्लान देते हैं, और उसके बाद इस प्लान के बाद हम लोग जो करेंगे। तो लिखिए, वायसराय के कार्यकारिणी का पुनर्गठन करना। यही 2-3 पॉलिटिकल था जो कि वेवेल ये प्लान लेकर आया। अब देखें इस वेवेल योजना का प्रावधान क्या है, जोगवाई। आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के पहले हमारा विद्यार्थियों से एक निवेदन है, जरा सुनिएगा और राजनीतिक तनाव नहीं करिएगा।
YouTube पर पढ़ाते पढ़ाते मेरा मन भर गया है। तो हो सकता है कि कुछ नया आपके सामने 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन में आ जाए और YouTube से हम लेफ्ट हो जाए। दोनों ही फायदे नुकसान दोनों है YouTube से। एक तो ये है कि आप जो पढ़ा रहे हैं तो अपने आप को एक्सपोज भी कर रहे हैं साथ में। एक्सपोज का मतलब कि आप जो पढ़ा रहे हैं आपके प्रतिस्पर्धी भी उसको देख रहे हैं, तो आपकी का ताकत कमी वो उसके सामने जा रहा है। तो एक हो गया। दूसरा क्या है कि हम लोग पुराने लोग हैं, वो लेफ्ट और ज्वाइन जो होगा ना वो अपने को भावनात्मक रूप से आहत करता है। और तीसरा, बाहरी बच्चा भी मेरा ही है, अगर वो मेरा सब्सक्राइबर है तो ध्यान रखिएगा या व्यूअर, ये हुआ बाहर की बात कि सीरियसनेस थोड़ा कम रहता है। कुछ बच्चे बहुत ही सीरियस हैं जो YouTube पे जुड़े हैं मेरे साथ, मेरा उनके साथ कन्वर्सेशन भी है, काफी सीरियस हैं वो, और मुझे उनसे बात करने में भी बहुत अच्छा लगता है। कुछ अब अपने भी बच्चों की बात करते हैं जो ऑफलाइन में। ये जो रिकॉर्डेड उनको मिल जा रहा है ना, तो मेरे बार बार निवेदन के बाद भी उनमें सुधार नहीं हुआ है। तो इसीलिए कुछ नए में जाएंगे जहां रिकॉर्डेड नहीं होगा, यानी कि जो और वो इंफॉर्मेशन ओनली और ओनली मटेरियल ग्रुप में ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मटेरियल ग्रुप में इंफॉर्मेशन का इंतजार करिएगा, कल परसों तरसों 3-4 दिन में आपको आएगा। तब तक YouTube पे हैं। उसके बाद YouTube पे मनोरंजन भरी बातें की जाएंगी कि हाउ टू राइट, कैसे तैयारी किया जाता है, बिहार दरोगा के लिए क्या पढ़ें, ये सब जो है। लेकिन सबसे ज्यादा मतलब कि मुझे जो लगा कि YouTube पे आने से जो नुकसान टाइप का, कि मेरा अपना बच्चा रिकॉर्डेड के चक्कर में लाइव नहीं आ रहा है, और इसलिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म अभी खोज रहे हैं और उस प्लेटफॉर्म पे मतलब कि चले जाएंगे, और वहां से गूगल मीट ही हो सकता है, कुछ भी हो, जहां से कि रिकॉर्डेड नहीं मिले। जो जुड़ेगा वो अपना क्लास करेगा, जो नहीं जुड़ेगा वो नहीं करेगा। तो आज आपके लिए ये घोषणा था। अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं क्लास के बाद, सब्सक्राइबर भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हम जब मानते हैं तो दिल से मानते हैं लड़के को। आप नहीं समझ पाएंगे, जो मेरे पुराने विद्यार्थी हैं, हम लोग एक टीचर हैं, बिजनेसमैन नहीं है कि आपके साथ बिजनेस कर पाएंगे। टीचर भावुक होता है। तो आप जो है क्या कहते हैं, आप भी अपनी बात रखिएगा। अभी 2-3 दिन संक्रमण का समय है, आप भी सोचिएगा, हम भी सोचेंगे। हो सकता है रह भी जाए वापस YouTube पे, जो जैसा आपका व्यू आएगा उस हिसाब से। तो चलिए ये ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ा फैक्टर मेरा ऑफलाइन विद्यार्थी है जो इस रिकॉर्डेड वीडियो का लाभ ले रहा है। हम वैसे विद्यार्थी को बिल्कुल नहीं कह रहे हैं जो बेचारा जॉब वाला हो या जो पारिवारिक हो, उसको घर में खाना बनाना पड़ता है। कुछ ऐसे लोग भी टेकन फॉर ग्रांट ले रहे हैं जिनका विशुद्ध काम अभी पढ़ना है, लेकिन वो पढ़ाई छोड़ के रिकॉर्डेड में उनको ज्यादा आनंद आता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी सोचिएगा और अपना व्यूज रखिएगा जो है व्हाट्सएप पे, और हम उम्मीद करते हैं कि ऑफलाइन में से मेरे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी अपना व्यूज रखिएगा। चलिए अब आगे देखें। अब देखें कि इसका प्रावधान क्या था। तो सबसे पहला प्रावधान था कि देखिए कैसे खुश कर रहा है। अब वायसराय तो भारतीय नहीं रख देगा, 45 है, नहीं रख सकता है। और सेना का कमांडर ये तो इंडियन हो ही नहीं सकता अभी, क्योंकि ये तो रिटायर होगा तो ही ना आप नया सोचिएगा। तो कहा कि इन दो को छोड़ करके अब वायसराय की कार्यकारिणी में सभी सदस्य भारतीय ही होंगे। अब तो पक्का पुनर्गठन करना पड़ेगा। लिखिए इसको, वायसराय और सैन्य प्रमुख को छोड़कर शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे। शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे।
दूसरा, कहा कि ये जो प्रतिरक्षा विभाग है, डिफेंस, ये वायसराय के ही नियंत्रण में रहेगा। भाई क्रिप्स यही कह के ना हम छोड़े हैं कि क्या लेकर के प्लान आए, तो लिखिए इस चीज को, प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन। देखिए, जिस बात का क्या कहते हैं कांग्रेस को डर था वही हुआ। कहा कि वायसराय के कार्यकारिणी में जो भारतीय होंगे उसमें जितने हिंदू होंगे उतने ही मुस्लिम होंगे। भारत का विभाजन अनिवार्य था कि नहीं, वेबल प्लान को भी एक लाइन लिखना है, बराबर कर दे दिया दोनों को कि आप ही लड़िए ना, आपस में इक्वल हैं, बहुमत के लिए ही झगड़िएगा। लिखिए इस चीज को, वायसराय की कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्य और हिंदुओं की संख्या समान। और कहा कि एक सिख सदस्य होंगे और एक अनुसूचित जाति के सदस्य होंगे, एससी होंगे। लिखिए, भारतीय सदस्यों में एक अनुसूचित जाति और एक सिख प्रतिनिधि होंगे। कहा कि ये जो कार्यकारिणी है ये अंतरिम सरकार के समान काम करेगी। इंटरिम गवर्नमेंट का पहला प्रारूप वेबल प्लान में आया था, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिएगा। तो लिखिए, कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम सरकार के समान काम करेगी। उसके बाद कहा वायसराय की सीमा की व्यवस्था जो करनी है, रक्षा तो पहले ही ले लिया था, और जो भारत में ट्राइबल मामले हैं, जनजातीय बाबत मामले, इन दो को छोड़ करके बाकी सभी विभाग जो सरकार बनाएंगे वो भारतीयों को दे देंगे। तो लिखिए इस चीज को, सीमा व्यवस्था एवं जनजातीय मामलों को छोड़कर अन्य सभी विभाग भारतीयों के हाथ में होगा। अब देखिए कि कैसे ये झुका हुआ है वेबल। अभी तक याद करिए कि कार्यकारिणी परिषद के निर्णयों पर वायसराय जब चाहे वीटो लगा सकता है, तो फिर क्या मतलब? तो इसमें कहा कि बिना कारण का नहीं लगाएंगे। तो कारण तो बताओ कि कब कब लगाओगे, वो नहीं बताया, लेकिन हमको एक संतुष्ट करने का प्रयास किया कि बिना कारण वायसराय वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। लिखिए, बिना कारण वायसराय वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। अगला, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे
अब ये बताइए, गांधी जी तो खैर कभी नहीं शामिल होंगे, लेकिन याद करने के लिए इमेजिन करना है कि अच्छा, अगर अंतरिम सरकार में गांधी जी को शामिल होना हो तो गांधी जी जेल में है भारत छोड़ो आंदोलन के कारण। इसमें जो ये कांग्रेस को जो रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो वो तो सारे नेता जेल में हैं। कोई आगा खान के महल में है, तो हमारे देश रत्न राजेंद्र प्रसाद जो थे वो पटना के बांकीपुर जेल में थे, सब तो जेल में थे। तो ये लाइन लिखना पड़ेगा कि नहीं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जितने नेताओं को जेल में बंद किया गया था उसको रिहा करेंगे। अपने आप याद हो जाएगा, ऐसे सोचिएगा। तो लिखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी नेताओं को रिहा किया जाएगा। और अंतिम कहा गया, वो वाला बात आज मैंने कि यहां नहीं पढ़ाएंगे कि भाई एक शिमला सम्मेलन सर्वदलीय बुलाएंगे, तो वो काम इतिहास में चला जाएगा, वो उसका संविधान से कोई लेना देना नहीं। लिखिए, शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इतना था वेबेल योजना। अब कैबिनेट मिशन हम लोग, लेकिन याद रखिएगा, माउंटबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यानी कल ये टॉपिक जाके फाइनली पूरा होगा। इसीलिए जब शुरू किए थे तब आपको बताए थे कि आज होगा कि नहीं ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन कल कंफर्म है कि पूरा हो जाएगा। तो कैबिनेट मिशन 1946। अब आपको एक आगे बढ़ने के पहले बता दें, कल खत्म हो जाएगा तो फिर नोट्स मिलेगा जो पढ़ाए हैं। और इसमें तो पहले से कह रहे हैं कि गुजराती हिंदी दोनों रेडी है पहले से ही। 58 पेज मेरे हाथ से लिखा हुआ है, 58 पन्ना का नोट्स खाली न खाली आपको संवैधानिक विकास पर दे रहे हैं, 58 पेज। तो कल ये खत्म होने के बाद इसमें ज्यादा डिले नहीं होगा, क्योंकि ये सब रेडी है। समझ लेना है कि परसों 11-12 बजे तक आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक। लेकिन ध्यान रखिएगा, मटेरियल ग्रुप और मटेरियल ग्रुप गर्ल्स में अब आज से रानी मैडम स्क्रूटनी शुरू करेंगी कि जो लाइव चैट में कितना लोग आया। आपको मटेरियल ग्रुप से बाहर नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। थोड़े समय के लिए बाहर करके मटेरियल डाल के फिर इंक्लूड कर देंगे कि आपको वो दिखेगा ही नहीं। इसीलिए कह रहे हैं कि वीडियो देखने वाला परेशान ही होगा। तो परसों तैयार रहिएगा, बेहतरीन नोट्स 58 पेज एकदम चार्ट वाट के साथ मिलेगा, और आपके पास कंसेप्ट आ चुका है कि क्या है। जो मेरे ग्रुप है वहां भी आ जाएगा मटेरियल, वो चिंता नहीं करिएगा जो सब्सक्राइबर हैं, लेकिन हमारे विद्यार्थी को भी ये मटेरियल परसों मिल जाएगा। तो चलिए अब कैबिनेट मिशन पढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का फैक्ट्स लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला लिखिए, 1945 के आम चुनाव में ब्रिटेन में जो हुआ, 1945 के आम चुनाव में सर क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी सत्ता में आई। जरा आगे बढ़ने के पहले सुनिएगा, 1940 के आम चुनाव में लेबर पार्टी सत्ता में आई, क्लीमेंट एटली सत्ता में आया। देखिएगा
कि आधा से ज्यादा बुक्स और 100% गाइड। ऑथेंटिक किताब में होता है लेखक का अपना व्यूज होता है, लेकिन गाइड में व्यूज नहीं होता, वो काटा और सीधा लिख दिया। तो आधा किताब ऑथेंटिक और सब मिला दीजिए और 100% गाइड इसी बात का गुणगान करता है कि सत्ता परिवर्तन हो गया इंग्लैंड में, लेबर पार्टी की सरकार आई तो श्रमिकों की सरकार थी, इसीलिए उनके मन में आया कि हम भारत को स्वतंत्र कर दें। अभी अगला यही लिखाने जा रहे हैं कि 14 मार्च 1946 को क्लीमेंट एटली घोषणा किया कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। ठीक है ना? तो पूरा गुणगान कर दिया। क्यों? क्योंकि वो रिसर्च बुक नहीं पढ़ा। पहले ये लाइन लिख लीजिए दूसरा, ताकि कोरिलेट करने में आपको अच्छा लगेगा जो सिखाएं बताएंगे। अगला पहले लाइन लिखिए, 14 मार्च 1946 को 14 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। स्वतंत्र होने का अधिकार है। अब इस स्टेटमेंट को बिना समझे, क्योंकि वह एक राजनेता है, प्रधानमंत्री है किसी देश का, उसका एक एक स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है। बिना सोचे समझे वो नहीं देगा स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को पकड़ करके इतिहास में और कई इतिहासकार उनके व्यूज का सम्मान हम करते हैं, हम उनका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि आंसर लिखते समय उनके भी पॉइंट को लिखेंगे। एकदम खुलकर मुक्त हस कंठ से जो है कर दिए कि लेबर पार्टी थी, इसलिए इटली जो है उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उनको लगने लगा कि जो है नहीं, ये तो हम गलत कर रहे हैं। भाई राजनीति कर रहा है, वो संत नहीं है, ये ध्यान रखना है। आज आपको इतिहास में पढ़ाएंगे अलग से। आज आपको 3 पॉलिटिकल फैक्टर बताते हैं जिसके कारण इटली साहब का हृदय परिवर्तन उनको करना ही पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, 3 पॉलिटिकल कंडीशन विश्व के लेवल पर ऐसा हो गया कि इटली को करना ही पड़ेगा, उसको मानना ही पड़ेगा। और उसमें एक 3A बताएंगे, यानी 4 कंडीशन। देख लीजिए। पहले सबसे पहली बात कि वर्ल्ड वार के बाद 1 नंबर पर कौन हो गया? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब सुनिएगा, इस पर भी सब लोग यही कहता है कि जो स्वयं इतने दिनों से उपनिवेशवाद का जो है सामना किया था, इसीलिए उसको लगता था कि उपनिवेशवाद गलत है। ठीक है ना? रूजवेल्ट साहब को लगता था कि उपनिवेशवाद गलत है। ये बात ट्रंप को क्यों नहीं लगता है? हमेशा ध्यान रखना है, राजनीति को राजनीति के हिसाब से समझिए। अब अमेरिका नंबर 1 हो चुका है। अमेरिका प्रोडक्शन भी कर रहा है उतना ही, उसको नए बाजार की आवश्यकता है। अगर भारत, एक नाम लिए ऐसे, अगर ब्रिटेन या फ्रांस के जितने उपनिवेश हैं या पुर्तगाल के ही उपनिवेश हैं, अगर वो उपनिवेश को खाली नहीं होगा तो अमेरिका अपना बिजनेस किसके साथ करेगा? ये पहला कारण ध्यान रखिएगा। इसलिए उसके मुंह से इतनी अच्छी बातें निकलेगी कि उपनिवेशवाद ठीक नहीं। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका का ताकतवर होना और उन इतिहासकारों का भी सम्मान, इतिहास में किसी से लड़ना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा।
और अगर हम ऐसा कहने लगेंगे फलाना गलत बोला तो फिर हम एक अच्छा विद्यार्थी नहीं। उनका भी सम्मान करना है, सिद्धांतों को भी काटना है। तो उन इतिहासकारों के द्वारा यह कहा जाना कि वह उपनिवेशवाद को झेला था इसलिए वो मेरे साथ खड़ा हो गया, तो ये एक कारण हो सकता है, लेकिन यह एकमात्र कारण नहीं हो सकता। 35 में हमको क्यों नहीं साथ दिया? उपनिवेशवाद उसमें नहीं झेला था क्या? नहीं। अब अमेरिका को नए नए बाजार चाहिए और इंग्लैंड नंबर 1 नहीं रहा अब इस विश्व युद्ध के बाद, तो इसको नए बाजार चाहिए, इसलिए यह दबाव डाल रहा है इंग्लैंड के ऊपर कि भाई उपनिवेश खाली करो। दूसरा फैक्टर यूएसएसआर, यहां पर 2 फैक्टर काम करेगा। पहला कि यह अगर 1 नहीं है तो 1A तो हो, यह भी है, तो सामान तो इसको भी बेचना है। और आप हमेशा जानते हैं कि 1 और 1A मिल करके दोनों के बीच कभी भी समझौता हो ही नहीं सकता है। 1 और 2 के बीच प्रतिस्पर्धा ही होता है। तो दोनों को बाजार चाहिए, प्रोडक्शन ये भी तो कर रहा है, तो इसके सुर में सुर ये भी मिलाएगा। रसिया के साथ तीसरा बात सुनिएगा, कल को जो आगे बढ़ेगा कोल्ड वार, शीत युद्ध, ठंडू युद्ध गुजराती में, तो उस वक्त जो दोनों को लॉबी चाहिए, खास करके यूएनओ में, तो उस लॉबी चाहिए। तो लॉबी के लिए अगर कॉलोनी ही इतना बड़ा लेकर के इंग्लैंड बैठा होगा तो ये लॉबी कहां से बनाएगा? इनका तीसरा है कि इनके कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रचार प्रसार कैसे होगा, क्योंकि मूढ़ीवादी देश है ये, इंग्लैंड मूढ़ीवादी देश है, फ्रांस मूढ़ीवादी देश है, और अगर यूएनओ का गठन हो रहा है तो वहां सिक्योरिटी काउंसिल में 3 पूंजीवादी देश अगर इकट्ठा हो गया तो ये अकेला एक कम्युनिस्ट कैसे लड़ेगा? तो इसलिए तो चाहेगा कि पहले कॉलोनी खुले तो न फिर हम अपनी विचारधारा वहां डालें। क्या देख रहे हैं? ये 2 कारण हो गए। और सुनिएगा, अब तीसरा कारण है यूएनओ, कि भाई जब आप सब बिल के उसमें चार्टर में ही लिख देंगे कि यूएनओ उपनिवेशवाद का विरोध करता है, तो फिर इंग्लैंड उस संस्था का मेंबर कैसे हो सकता है जब वो खुद उपनिवेश लेकर बैठा होगा? फ्रांस उस संस्था का मेंबर कैसे हो सकता है जब वो खुद कॉलोनी लेकर बैठा होगा? ये हो गया तीसरा कारण। और चौथा कारण जो है, अब कहना है कि इंग्लैंड चूंकि नंबर 1 नहीं रहा, तो इन 3 दबावों को, प्रेशर को अब वो झेलने की स्थिति में चर्चिल नहीं रहा, इसलिए चर्चिल उदार हो गया, कहा कि लेबर पार्टी है हम, चलो हम जो है भारत को समर्थन कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब आपको मेंस पढ़ाएंगे तब देखिएगा, और इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते समय इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आज के इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ने के पहले विश्व का इतिहास मजबूत कर लीजिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, खाली कोर्स खत्म होगा। ये जो नया नया आजकल ड्राइवर आया है ना बस में, नया नया टीचर, वो यही कहता है कि करंट पढ़ लीजिए हो जाएगा। भाई जड़े नहीं मालूम है, करंट पढ़ाने बैठे हो, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए लिखिए, तो लिख लिए ना, स्वतंत्र होने का अधिकार है। अब लिखिए, तो अब इसके लिए 3 मेंबर को वहां से भेजा जाएगा, उसीलिए अब तीनों का दर्जा कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर था, इसीलिए हमने कहा इसको कैबिनेट मिशन। लिखिए, इसके लिए कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का तीन सदस्यीय मिशन भेजा गया। देखिए, क्रिप्स को फिर से रिपीट किया गया, क्योंकि कम से कम ये वार्ता करने आया था तो थोड़ा अनुभव तो था ना इसको। तो लिखिए, पहला स्टीफर्ड क्रिप्स,
ये क्या था? तो व्यापार के बोर्ड का अध्यक्ष था वहां का, एक तरह का मंत्री ही होता था ये भी कैबिनेट स्तर का। लिखिए प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड। दूसरा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लिखिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत सचिव। एल्बर्ट विक्टर अलेक्जेंडर। फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिरल। फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिरल। ये तीनों का स्तर वहां के कैबिनेट मिनिस्टर का था। इन तीनों को वहां से भेजा गया। इसीलिए याद करिएगा 1909 के एक्ट के साथ पूछता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन था, क्योंकि मॉर्ले मिंटो सुधार में मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। 1919 में पूछता है कौन था, क्योंकि वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, तो मॉन्टेग्यू उस समय का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था। अब तीसरा इस समय पूछता है कि इस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन थे। लड़का को परेशान करना हो तो इंटरनेट पे तो मिल ही जाएगा, सारा लिस्ट उतार लीजिए, किताब में डाल दीजिए, बेचारा पस्त नहीं पूछेगा। अरे फैक्ट तो पढ़ना चाहिए ना भारत पे। अब सुनिएगा इसके अध्यक्ष कौन थे कैबिनेट मिशन का, तो हम लोग पीठ हिला के रखते हैं। अभी सोच कर बताइए कि तीनों में भारत आने में प्राइम कौन है। ये है, क्योंकि इसी के जिम्मेदारी में था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो किसको अध्यक्ष बनाया जाएगा? इसको बनाया जाएगा। आप अगर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना रहे हैं तीन, मान लीजिए कि एक फाइनेंस मिनिस्टर हो, एक जो है रक्षा मंत्री हो, और एक मान लीजिए कि और कोई मिनिस्टर हो, गृह मंत्री हो जाएंगे तब तो उनका थोड़ा हायरार्की ऊपर होता है। मान लीजिए एक और कोई मंत्री हो, उद्योग मंत्री हो, और आप कहिए कि नहीं उद्योग से संबंधित बाबतों की देखभाल, उद्योग से संबंधित बाबतों पर एक मीटिंग होगी, तो उसकी अध्यक्षता उद्योग मंत्री ही करेगा ना। अब कभी नहीं भूलिएगा कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था। तो लिखिए तो इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। अगला फैक्ट्स लिखिए 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। अगला 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना की। इसीलिए हम पढ़ते हैं 46 में अंतरिम सरकार हुआ था। तत्काल एक इमीडिएट एक इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना की तथा संविधान सभा के गठन और संविधान के निर्माण के लिए योजना प्रस्तुत किया। संविधान के निर्माण के लिए योजना प्रस्तुत किया, मतलब कि कैबिनेट मिशन भारत आया, आते के साथ वो 3 काम किया, और ऐसे देखा जाए तो 2 काम किया। एक अंतरिम सरकार का गठन किया, ठीक,
एक योजना प्रस्तुत किया, प्लान बताया। तो उस योजना में दो चीज का प्लान बताया। एक कहा किन प्रक्रिया के आधार पर संविधान सभा का गठन होगा, इसका प्लान, यानी यही पढ़ना है प्रावधान में। और संविधान का निर्माण कैसे होगा, इसका प्लान। तो इसीलिए आपको भाषा में लिखे कि संविधान सभा के गठन और संविधान के निर्माण का योजना प्रस्तुत किया। अब आप जान रहे हैं कि हम लोग 2 घंटा के लिमिट पर पहुंच गए, और कैबिनेट मिशन के साथ अगर ये 10 मिनट में पढ़ा दें तो अन्याय हो जाएगा और क्रिप्स खुश हो जाएगा कि अरे मैं अकेले आया, तोमर सर 1 घंटा पढ़ाए, आइए हम 3 आए हैं, तोमर सर 10 मिनट में निपटा दिए। ये तोमर सर से नहीं होगा। तो कल चूंकि माउंटबेटन प्लान में कुछ ज्यादा नहीं था, मेन है विभाजन की रूपरेखा, और आजादी का एक्ट जो है उसमें भी कोई ज्यादा चीज नहीं है, तो कल अपना पक्का खत्म हो जाएगा। तो कल हम लोग, कल का हेडिंग यही होगा, कैबिनेट मिशन से लेकर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक। तो चलिए मिलते हैं कल हम लोग फिर 7:30 बजे। जय हिंद, जय भारत।